जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। पुलवामा में आतंकियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के एसपीओ फयाज अहमद के घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें एसपीओ फयाज अहमद और उनकी पत्नी की मौत हो गई, जबकि फायरिंग में घायल उनकी बेटी की हालत गंभीर है। सुरक्षा बल ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर हमले में शामिल आतंकियों की तलाश शुरू कर दी है। आपको बता दें, कश्मीर में पिछले 10 दिनों में पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमले का ये तीसरा मामला है। इससे पहले श्रीनगर में आतंकियों ने इंस्पेक्टर समेत 2 पुलिसकर्मियों की हत्या की थी। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में हुए 2 धमाकों से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। CNN न्यूज 18 के मनोज गुप्ता की खबर है कि जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले के पीछे पाकिस्तान की सेना और ISI का हाथ है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस हमले के लिए ड्रोन में अत्याधुनिक GPS तकनीक का इस्तेमाल भी किया गया। तो वहीं शुरुआती जांच के बाद NIA ने इस मामले में 2 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन सामरिक और रणनीतिक लिहाज से देश का एक महत्वपूर्ण एयरबेस है। ये एयरफोर्स स्टेशन भारत और पाकिस्तान सीमा से महज 14 किलोमीटर की दूरी पर है और शनिवार रात इस एयरफोर्स स्टेशन पर हुए 2 बम धमाके क्या किसी बड़ी आतंकी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ सालों में जिस तरह पाकिस्तान के आतंकी संगठन ड्रोन के जरिए भारतीय सीमा में हथियार और असला बारूद गिराने का काम कर रहे हैं, उसे देखकर तो लगता है कि धमाके की साजिश के पीछे पाकिस्तान का ही हाथ है। फिलहाल जांच एजेंसियां इस मामले के मास्टरमाइंड को बेनकाब करने की कोशिश कर रही हैं। आतंकियों की एक और कायराना करतूत। एयर ड्रॉप किया गया है जो एक्सप्लोसिव है, जो जिस तरह का क्रेटर बना है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमले की कोशिश। सुरक्षा बल है, आर्मी, पुलिस और सेना के जो सुरक्षा बल हैं वो यहाँ पे सर्च कर रहे हैं बाहर। 6 मिनट में 2 ब्लास्ट। जो एयरफोर्स स्टेशन पर हमला हुआ है वो बैलून्स के जरिए ही हुआ है। साजिश का मास्टरमाइंड कौन? अगर ये पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट सीधी दिख जाती है, आई थिंक इंडिया बहुत बुरी तरह से इस बात को लेगा और ये पाकिस्तान और टेररिस्ट दोनों को बहुत महंगा पड़ेगा। शनिवार रात करीब 2 बजे आतंकियों की एक साजिश जम्मू के भारतीय वायुसेना के एयरफोर्स स्टेशन पर हुए 2 लो इंटेंसिटी बम धमाकों की शक्ल में नजर आई। न्यूज 18 के पवन शर्मा की खबर के मुताबिक शनिवार रात को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में 2 धमाके हुए। पहला धमाका रात 1:40 पर इमारत की छत पर हुआ। दूसरा धमाका 1:46 पर इमारत के पास हुआ। इस धमाके में 2 लोगों के घायल होने की खबर है। धमाकों के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। धमाकों की जांच के लिए NIA और FSL की टीमें जम्मू पहुंच चुकी हैं। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन ब्लास्ट मामले में 2 संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां दोनों संदिग्धों से पूछताछ कर रही हैं। जो सुरक्षा बल हैं वो बाहर आए हैं। देखिए, आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो सुरक्षा बल है, आर्मी, पुलिस और सेना के जो सुरक्षा बल हैं वो यहाँ पे सर्च कर रहे हैं बाहर। जो टेक्निकल एयरपोर्ट जो है उसका बाहर के दृश्य आप देख सकते हैं खुद। यहाँ पे जो सेना है और बाकी फॉरेंसिक टीम के जवान हैं वो यहाँ पे बाहर हैं। देख सकते हैं वो किस तरह से देख रहे हैं चीज़ों को, क्योंकि मैं आपको बता दूं पूरा एरिया जो है ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में धमाके के मामले पर भारतीय वायुसेना की तरफ से आधिकारिक ट्वीट जारी कर कहा गया है, जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया में आज सुबह कम तीव्रता वाले 2 धमाके हुए हैं। पहले धमाके में एक इमारत की छत को हल्का नुकसान पहुंचा है, जबकि दूसरा धमाका खुले एरिया में हुआ है। न्यूज 18 के नीतीश कुमार की खबर के मुताबिक इस हमले को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आतंकियों ने 2 ड्रोन का इस्तेमाल किया। खबर के मुताबिक ब्लास्ट से पहले 2 ड्रोन की आवाजें सुनी गई थी। इसके अलावा धमाके की जगह पर 4 विस्फोटक गिराए गए,
जिनमें से 2 में विस्फोट नहीं हुआ। सूत्रों के मुताबिक धमाके में इस्तेमाल किए गए दोनों ड्रोन पाकिस्तान से भेजे गए हों या फिर इस स्मगलिंग के जरिए ड्रोन के अलग अलग हिस्से भारतीय सीमा में लगाए गए हों और फिर हमले के लिए उन्हें यहां पर तैयार किया गया हो। सूत्रों के मुताबिक जिस जगह पर धमाका हुआ वहां पर 2 ड्रोन की आवाजें भी सुनी गईं। 2 ड्रोन से 4 एक्सप्लोसिव गिराए गए, जिसमें 2 से धमाका हुआ जबकि 2 फट नहीं पाया। हमले में इस्तेमाल ड्रोन के बारे में सुरक्षा एजेंसियों का असेसमेंट है कि या तो ये सीधे सरहद पार पाकिस्तान से आया या फिर इसके पार्ट्स को पाकिस्तान से स्मगल कर जम्मू लाया गया और वहां फिर इसे असेंबल किया गया। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक जिस तरह इस आतंकी हमले को अंजाम देने की कोशिश की गई है, उसे देखते हुए लगता है कि इस साजिश के तार कहीं न कहीं जाकर पाकिस्तान से जुड़े हैं, क्योंकि जिस तरह कश्मीर में पाकिस्तान में पल रहे आतंकी संगठनों के कमांडरों को भारतीय सुरक्षा बल ढेर कर रहे हैं, उसे देखकर वो बौखला गए हैं। लिहाजा उन्होंने जम्मू एयरफोर्स स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश की है। वहां पर एक आतंकवादी को पकड़ा गया है नरवाल में और उसके पास से 5 किलो आईडी बरामद हुआ है। हाल ही में कुछ छोटी मोटी छुटपुट हरकतें भी हो रही हैं वैली में, लेकिन याद रखना चाहिए कि हमारे चिनार कोर के कमांडर इन्होंने बोला था कि 200 आतंकवादी ये करंटली ऑपरेटिव हैं वैली में। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस बिल्कुल विजिलेंट हैं, अलर्ट हैं, सजग हैं वैली में और वो इन्हें जरूर मार गिराएंगे। ये धमाका कैसे हुआ, यानी जिस किसी ने भी जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमले की साजिश रची, उसकी मॉडस ऑपरेंडी क्या थी और इस हमले के पीछे किसी आतंकी संगठन का हाथ है, फिलहाल एनआईए इसकी जांच कर रही है। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर धमाके की जो तस्वीर सामने आई है, वो इस धमाके की साजिश के पीछे किसी आतंकी संगठन का हाथ होने की तरफ इशारा कर रही है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर एनआईए और एनएसजी की टीमें पहुंच चुकी हैं और धमाके की जांच टेरर एंगल से भी कर रही हैं। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक पिछले कुछ सालों में जिस तरह से पाकिस्तान में पलने वाले आतंकी संगठन ड्रोन के जरिए भारतीय सीमा में हथियार, असलहा, बारूद गिराने का काम कर रहे हैं, उसे देखकर तो लगता है कि धमाके की साजिश के पीछे पाकिस्तान का ही हाथ है। इसमें तो खैर कोई डाउट है ही नहीं कि ये आतंकी साजिश जरूर है, लेकिन ज्यादा बड़ा कंसर्न है कि जो ड्रोन्स अब तक जिनके बारे में हम बात करते थे, और अगर अब पाकिस्तान टेररिस्ट को वो ड्रोन देकर भारत के अंदर अटैक करवाता है, ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है, ये बहुत सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न है। मैं तो ये कहूंगा कि भगवान बचाए इस बार पाकिस्तान को, कि अगर ये पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट सीधी दिख जाती है, आई थिंक इंडिया बहुत बुरी तरह से इस बात को लेगा और ये पाकिस्तान और टेररिस्ट दोनों को बहुत महंगा पड़ेगा। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक किसी भी देश की वायुसेना की एयरबेस पर 2 मुख्य एरिया होते हैं। पहला टेक्निकल एरिया, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया। और एयरबेस पर मौजूद टेक्निकल एरिया सबसे अहम जगह होती है, क्योंकि टेक्निकल एरिया में ही एयरबेस पर मौजूद तमाम लड़ाकू जहाज, हेलीकॉप्टर और उनके सारे कलपुर्जे मौजूद होते हैं। न्यूज 18 के संदीप बोल की खबर के मुताबिक हमले में इस्तेमाल किए गए ड्रोन को स्थानीय तौर पर ही तैयार किया गया। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर धमाका ड्रोन के जरिए किया गया, इस बात की तो पुष्टि हो गई है, लेकिन अभी भी सुरक्षा एजेंसियां इस बात को खंगालने में लगी है कि आखिर किस तरीके का ड्रोन था। लेकिन जो सूत्र बताते हैं कि ये ड्रोन जम्मू के इलाके में ही तैयार किया गया था, जिसमें एक क्वाडकॉप्टर में एक क्रूड बॉम्ब को टेप के जरिए जो है बांधा गया था और जहां पे कैमरा लगा होता है वहां जो है एक पेपर कटर लगाया गया था, जो कि कैमरे के मूवमेंट के साथ उस टेप को धीरे धीरे काटता रहा और जैसे ही वो क्रूड बॉम्ब नीचे गिरा वो धमाका हो गया। सुरक्षा जानकारों का मानना है कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन सामरिक और रणनीतिक लिहाज से देश का एक महत्वपूर्ण एयरबेस है
जो भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा से महज 14 किलोमीटर की दूरी पर है। और जिस तरह पिछले कुछ वक्त से जम्मू कश्मीर में शांति बहाल हो रही है और खास तौर पर कश्मीर में पाकिस्तान के आतंकी मारे जा रहे हैं, उससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। ऐसे में जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ यह हमला काफी गंभीर है और अगर ये साबित हो जाता है कि इस हमले में ड्रोन का ही इस्तेमाल हुआ है तो ये पहला ऐसा आतंकी हमला होगा जिसमें ड्रोन के जरिए किसी एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की गई। ये लोकली यूज किया गया लगता है, क्योंकि अगर ये सरहद पार से किया जाता, क्योंकि वहां पे इंटरनेशनल बाउंड्री भी कोई दूर नहीं है, अगर ये सरहद पार से किया जाता है तो इसका डायमेंशन बिल्कुल अलग चेंज हो जाएगा, जो पाकिस्तान इस समय जोखिम नहीं लेना नहीं चाहेगा। और अगर उसको यहाँ लोकली भी किया गया है जो अवेलेबल ड्रोन्स के जरिए, तो भी ये बहुत सीरियस थ्रेट है। न्यूज 18 के पवन शर्मा की खबर के मुताबिक हो सकता है कि जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर धमाके के लिए गुब्बारे का इस्तेमाल किया गया हो। सुरक्षा एजेंसियां इस एंगल से भी जांच कर रही हैं। पिछले कुछ दिनों से जम्मू के अलग अलग इलाकों में पाकिस्तानी एयरलाइंस लिखे हुए कई गुब्बारे मिले हैं। न्यूज 18 के पवन शर्मा के मुताबिक हो सकता है कि पहले इस तरह के गुब्बारे भेजकर ट्रायल किया गया हो और फिर शनिवार रात धमाके में गुब्बारे का इस्तेमाल किया गया। बॉर्डर के नजदीक और अमग्रोटा के इलाके में PIA मार्किंग के बैलून्स पाए गए थे और तब सभी अटकलें लगा रहे थे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। मैंने तब भी कहा था कि शायद इनसे IED भेजी जाएगी। मुझे लगता है कि कल रात जो एयरफोर्स स्टेशन पर हमला हुआ है वो बैलून्स के जरिए ही हुआ है। न्यूज 18 के पवन शर्मा की खबर के मुताबिक इस ब्लास्ट के मामले में भारतीय जांच एजेंसियों ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां दोनों से पूछताछ कर रही हैं और इस धमाके के मास्टरमाइंड को बेनकाब करने में जुटी हैं ताकि उसे अंजाम तक पहुंचाया जा सके। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए 2 बम धमाकों के बाद भारतीय जांच एजेंसियां इस हमले के अनसुलझे सवालों के जवाब तलाश रही हैं कि आखिर जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए धमाकों का मास्टरमाइंड कौन है। कौन है वो जिसने भारतीय वायुसेना के एक अहम एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की। इस साजिश का असल मकसद क्या था। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां हर एंगल से इस घटना की तफ्तीश कर रही हैं। न्यूज 18 के नीतीश कुमार की खबर के मुताबिक ड्रोन हमले का असली निशाना वहां खड़े हेलीकॉप्टर थे, लेकिन ड्रोन से गिराए गए विस्फोटक वहां तक नहीं पहुंच पाए और ये साजिश नाकाम हो गई। इसके अलावा भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इस हमले में रोहिंग्या कनेक्शन को भी खंगाल रही हैं। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन ब्लास्ट केस, हमले में रोहिंग्या कनेक्शन की भी जांच। किसने बनाया तबाही का प्लान, साजिश का मास्टरमाइंड कौन। 26 जून शनिवार रात करीब 2 बजे जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए 2 धमाके किसी बड़ी आतंकी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। एयरफोर्स स्टेशन पर हुए बम ब्लास्ट के बाद अब ये सवाल उठता है कि आखिर इस बम धमाके के पीछे किस आतंकी संगठन ने तबाही का प्लान बनाया था, और इससे भी बड़ा सवाल ये कि आखिर इस साजिश का सूत्रधार यानी मास्टरमाइंड कौन है। NIA इस बम ब्लास्ट की जांच कर रही है। न्यूज 18 के नीतीश कुमार की खबर के मुताबिक रात को लगभग 1:40 पर जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने 2 ड्रोन की आवाज सुनी। इसके थोड़ी ही देर बाद टेक्निकल एरिया में एक के बाद एक 2 ब्लास्ट हुए। पहला ब्लास्ट सिंगल स्टोरी बिल्डिंग की छत पर हुआ, दूसरा ब्लास्ट ग्राउंड एरिया में बिल्डिंग के पीछे हुआ। सूत्रों के मुताबिक हमले का असली टारगेट हेलीकॉप्टर डिस्पर्सल पार्क था। हेलीकॉप्टर डिस्पर्सल पार्क से ही हेलीकॉप्टर को पार किया जाता है और वहीं से ही वो उड़ान भरते हैं।
इस हमले में ड्रोन के जरिए कुल 4 बम गिराए गए। हमले में 2 बम नहीं फटे। धमाके वाली जगह से एक ड्रोन भी मिला। धमाके में ईडी के इस्तेमाल का शक। हमले की जानकारी एनआईए को दी गई। एनआईए की टीम सुबह 5 बजे मौके पर पहुंच गई और अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। एनआईए हर एंगल से इस बम ब्लास्ट की जांच कर रही है। जम्मू के सतवारी पुलिस स्टेशन में यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट की धारा 16, 18, 23, 307 और आईपीसी की धारा 120B और 3 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए बम धमाकों की जांच में जुटी एजेंसियों का अनुमान है कि हो सकता है कि ड्रोन के जरिए हमले में एयरफोर्स स्टेशन में खड़े हेलीकॉप्टरों को निशाना बनाने की साजिश रची गई हो, लेकिन ये साजिश नाकाम हो गई। न्यूज 18 के नीतीश कुमार की खबर के मुताबिक ड्रोन हमले का असली निशाना वहां खड़े हेलीकॉप्टर थे, लेकिन ड्रोन से गिराए गए विस्फोटक वहां तक नहीं पहुंच पाए। जिस समय ये धमाके हुए उस समय हेलीकॉप्टर डिस्पर्सल पार्क में हेलीकॉप्टर मौजूद थे। डिस्पर्सल पार्क उस जगह को कहते हैं जहां पर एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर खड़े रहते हैं। शुरुआती पड़ताल के बाद जांच में जुटी एजेंसियों का असेसमेंट है कि ड्रोन के जरिए गिराया गया एक्सप्लोसिव टारगेट चूक गया। दरअसल असली टारगेट हेलीकॉप्टर डिस्पर्सल पार्क था, जहां एक हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ था। हेलीकॉप्टर डिस्पर्सल पार्क उस जगह को कहते हैं जहां पर हेलीकॉप्टर को पार्क किया जाता है और यहां से हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए बम धमाके पर जम्मू कश्मीर पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह का कहना है कि इस हमले में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। न्यूज 18 के पवन शर्मा की खबर के मुताबिक दिलबाग सिंह ने कहा है कि एयरफोर्स स्टेशन में हुए धमाके की जांच में पुलिस भी दूसरी जांच एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है। दिलबाग सिंह के मुताबिक ड्रोन के जरिए विस्फोटक गिराकर ये धमाके किए गए। शनिवार रात 6 मिनट के अंदर जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर 2 धमाके हुए थे। न्यूज 18 के पवन शर्मा की खबर के मुताबिक जम्मू एयरफोर्स स्टेशन निक्की तवी इलाके के पास है। निक्की तवी इलाका पाकिस्तान की सीमा से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है। जांच एजेंसियों को शक है कि ड्रोन भेजने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल किया गया होगा, लेकिन एयरफोर्स स्टेशन पर लगे टावरों और मुस्तैद सुरक्षा की वजह से ड्रोन उस जगह पर धमाके नहीं कर सका जहां पर वो करना चाहते थे। पहले घुसपैठ के लिए निक्की तवी रूट का ही इस्तेमाल किया जाता था। न्यूज 18 के संदीप बोल की खबर है कि सुरक्षा एजेंसियां जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए बम धमाकों के रोहिंग्या कनेक्शन की भी जांच कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन के इलाके के आसपास कई रोहिंग्या रहते हैं और सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि पाकिस्तान इस हमले को अंजाम देने के लिए रोहिंग्या का इस्तेमाल कर सकता है ताकि इस घटना के तार पाकिस्तान से न जुड़े। यही वजह है कि जांच एजेंसियों ने धमाके में रोहिंग्या कनेक्शन की भी जांच शुरू कर दी है। सूत्रों की माने तो जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर हुए हमले को लेकर अब सुरक्षा एजेंसियां इसके पीछे रोहिंग्या कनेक्शन को भी खंगाल रही है, क्योंकि जम्मू के इस इलाके में कई सारी रोहिंग्या बस्ती है और पाकिस्तान रोहिंग्या का इस्तेमाल कर भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम दे सकता है ताकि सीधे तौर पर शक पाकिस्तान पर ना जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वाइस एयर चीफ मार्शल से बात कर घटना की पूरी जानकारी भी ली। जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन के भीतर हुए 2 धमाकों को जांच एजेंसियों ने बेहद गंभीरता से लिया है, लिहाजा इस साजिश के मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए हर एंगल से इस वारदात की जांच की जा रही है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा दिल्ली से गई स्पेशल फोर्स की एक टीम ने अपने हाथ में ले ली है और एफएसएल की टीम भी धमाकों से जुड़े सबूत तलाशने में लगी है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस भी जांच में दूसरी एजेंसियों की मदद कर रही है। दिल्ली के नजफगढ़ से एक रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो सामने आया। वहां गिट्टी से लदा एक ट्रक सड़क से गुजर रहे ऑटो पर पलट गया। यह हादसा तब हुआ जब ट्रक के वजन से सड़क अचानक धंस गई
और वो ट्रक बगल से गुजर रहे ऑटो और एक दूसरी गाड़ी पर ही पलट गया। इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो ट्रक वहां से गुजरता नजर आया। इस दौरान वहां से कई गाड़ियां भी गुजरती दिखाई दी, लेकिन तभी सड़क का एक हिस्सा धंस गया, जिसकी चपेट में आने से वो ट्रक बगल से गुजर रहे ऑटो पर ही पलट गया। वहां मौजूद एक दूसरी गाड़ी भी उसकी चपेट में आ गई। गाड़ी चला रहा था और एकदम आंखों के आगे अंधेरा आ गया। सामने आई तस्वीरों में वो ऑटो पूरी तरह ट्रक के नीचे दबा नजर आया। हादसे के वक्त ऑटो में एक ड्राइवर और एक यात्री भी मौजूद था, लेकिन किसी तरह वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए। देश कोरोना की दूसरी लहर से उबर रहा है। तीसरी लहर के आने के भी दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए एक बार फिर वैक्सीनेशन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अफवाहों पर हरगिज ध्यान न दें और बहरूपीय वायरस से बचने के लिए वैक्सीन जरूर लगवाएं। मन से निकली वैक्सीन की बात। आज हम एक दिन में लाखों लोगों को मेड इन इंडिया वैक्सीन मुफ्त में लगा रहे हैं। वैक्सीन पर पीएम मोदी के मन की बात। हमें जागरूक रहना भी है और जागरूक करना भी है। देशवासियों से पीएम मोदी की अपील। गांव में हर एक व्यक्ति को वैक्सीन लग जाए, ये हर गांव का लक्ष्य होना चाहिए। वैक्सीन लगवाएं, अफवाह ठुकराएं। डर है तो निकाल दीजिए। कोरोना के खिलाफ जिस जंग को 1 साल से ऊपर हो चुका है, वो जंग कब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचेगी, ये अब तक का सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। सारी दुनिया इस महामारी से निपटने के उपाय ढूंढने में लगी है और फिलहाल इस महामारी की एक ही काट है, वैक्सीन। दुनिया भर के तमाम गुड़ीजन एक ही बात कह रहे हैं कि वैक्सीन लगवा कर ही कोरोना से फिलहाल बचा जा सकता है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अलग अलग वक्त पर अलग अलग तरीके से और अलग अलग मंचों से यही बात दोहरा चुके हैं। और आज मन की बात कार्यक्रम में भी पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात कुछ इस अंदाज में निकली। 21 जून को वैक्सीन अभियान के अगले चरण की शुरुआत हुई और उसी दिन देश ने 86 लाख से ज्यादा लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड भी बना दिया, और वो भी एक दिन में। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का ये 78वां एपिसोड था। इस कार्यक्रम के ज्यादातर हिस्से में पीएम मोदी ने देश के लोगों से बेकाबू वायरस के खिलाफ लड़ी जा रही सबसे बड़ी जंग में उनकी भागीदारी की न सिर्फ तारीफ की, बल्कि उन्हें और भी जागरूक रहकर इस जंग को जीतने का मंत्र भी दिया। गांव के लोगों ने किसी को भूखा नहीं सोने दिया, खेती का काम भी रुकने नहीं दिया। नजदीक के शहरों में दूध, सब्जियां, ये सब हर रोज पहुंचता रहे, ये भी गांव ने सुनिश्चित किया। यानी खुद को संभाला, औरों को भी संभाला। ऐसे ही हमें वैक्सीनेशन अभियान में भी करते रहना है। देश के लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील करते हुए प्रधानमंत्री ने खुद अपना उदाहरण पेश किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने और उनकी मां ने वैक्सीन लगवा ली है और अब देश के उन बचे हुए लोगों को आगे बढ़कर इस टीकाकरण अभियान का हिस्सा बन जाना चाहिए। गांव में हर एक व्यक्ति को वैक्सीन लग जाए, ये हर गांव का लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए हमें सुस्त नहीं पड़ना है, किसी भ्रांति में नहीं रहना है। पीएम मोदी ने उन बातों से दूर रहने की भी अपील की है जिसके तहत लोगों के सामने वैक्सीन के बारे में भ्रम पैदा किया जा रहा है। डर है तो निकाल दीजिए। जी। हमारे पूरे देश में 31 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने वैक्सीन का टीका लगवा लिया है। जी। आपको पता है ना, मैंने खुद ने भी दोनों डोज लगवा लिए हैं। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में हाल ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक दिन में सर्वाधिक वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड की चर्चा की। इस दौरान मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के भीमपुर ग्राम पंचायत डुलारिया निवासी राजेश हिरावे से फोन पर बात की और उनसे टीकाकरण को लेकर जानकारी ली।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में अब तक 31 करोड़ 50 लाख वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। इसमें पहली और दूसरी डोज शामिल हैं। पिछले 24 घंटों में 61,19,169 वैक्सीन की डोज दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 26 जून सुबह 9 बजे तक 60 साल से ज्यादा उम्र के 6,70,95,979 लोगों को पहली डोज दी जा चुकी है, जबकि 2,29,35,996 लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के टीकाकरण के बावजूद प्रधानमंत्री ने कहा, अभी ना तो जंग खत्म हुई और ना ही कोरोना। ये अफवाहें फैलाने वाले लोग तो अफवाहें फैलाते रहेंगे। हमें तो जिंदगी बचानी है, अपने गांव वालों को बचाना है, अपने देशवासियों को बचाना है। और ये अगर कोई कहता है कि कोरोना चला गया तो ये भ्रम में मत रहिए। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने जिस तरह वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाने वालों से लोगों को सचेत किया, तो उनकी बातों का समर्थन करते हुए बीजेपी के दूसरे नेताओं ने विपक्ष को आड़े हाथों ले लिया। पीएम ने कहा कि 1 साल पहले सबके सामने एक सवाल था कि वैक्सीन कब आएगी। आज हम एक दिन में लाखों लोगों को मेड इन इंडिया वैक्सीन मुफ्त में लगा रहे हैं। यही तो नए भारत की नई ताकत है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में गंगा के जलस्तर ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। पहाड़ी इलाकों में हुई भारी बारिश के बाद गंगा उफान पर है और उसका पानी अब निचले इलाकों में लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। बिजनौर से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। हालात ऐसे हो गए कि लोगों से इलाका खाली कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाने की अपील करनी पड़ी। सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाए और अपने पशुओं की सुरक्षा करें। गंगा का बहाव देख वहां रहने वाले लोग भी सहमे दिखे। लोगों ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने उनसे घर खाली करने की अपील तो कर दी, लेकिन उनके रहने का कोई इंतजाम नहीं किया गया। ये तो कह गया है कहीं ले जाओ सामान, इन्हें कहाँ कह रहे हम ले जाकर अब बच्चों को। डरे हुए लोग किसी तरह बांस और लकड़ी के खंभों की मदद से कटाव को रोकने की कोशिश करते दिखे, ताकि मिट्टी को कटने से रोका जा सके। हालांकि बहाव के आगे उनका ये इंतजाम भी काम नहीं आया। कोरोना महामारी के दौरान संयम, सावधानी और जागरूकता को ही वायरस के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार माना गया है। आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में इसी नीति के चलते हुए कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाया जा सका है। योगी सरकार ने न सिर्फ टेस्टिंग, ट्रीटमेंट पर जोर दिया, बल्कि टीका लगाने के मामले में भी सरकार दूसरे राज्यों से कहीं आगे है। कोरोना के खिलाफ सीएम योगी की नीतियों का असर। टीका और टेस्ट में टॉप पर योगी सरकार। वायरस के खिलाफ सरकार की प्लानिंग का हथियार। कोरोना की दूसरी लहर का चक्रव्यूह तोड़ना हरगिज आसान नहीं था। एक तरफ देश में मौतों का सिलसिला लगातार जारी था, तो मरीजों की तादाद भी खतरनाक तरीके से आगे बढ़ती जा रही थी। लिहाजा यूपी सरकार ने कोरोना के खिलाफ ऐसी मोर्चाबंदी की कि दूसरे राज्यों की तुलना में कहीं ज्यादा घनी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश अब राहत की सांस ले रहा है। आंकड़े बताते हैं कि योगी सरकार की अगुवाई में राज्य ने वैक्सीनेशन और टेस्टिंग में एक नया इतिहास रच दिया है। दावा किया जा रहा है कि 26 जून तक यूपी में 3,04,50,000 से ज्यादा लोगों को टीके की डोज लगाई जा चुकी है, जबकि 5,70,85,424 कोरोना टेस्टिंग करने वाला यूपी इकलौता राज्य बन गया है। यूपी सरकार सबका साथ सबका विकास, मुफ्त वैक्सीनेशन सबको वैक्सीनेशन के मूल मंत्र पर काम कर रही है। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने सबसे पहले कोरोना मुक्त होने वाले और 100% टीका लगाने वाले जिलों को पुरस्कृत करने का भी ऐलान किया है। कोरोना काल में योगी सरकार का मास्टर प्लान इस कदर दूरदर्शी साबित हुआ कि विश्व स्वास्थ्य और नीति आयोग भी सरकार के कदमों की सराहना कर चुका है। आने वाले समय के लिए भी योगी सरकार ने वैक्सीनेशन का रोड मैप तैयार कर लिया है। दावा किया जा रहा है कि दिसंबर तक 18 साल से ज्यादा की उम्र के सभी लोगों को टीका लगाने की योजना है। इसके लिए राज्य में वैक्सीनेशन सेंटर की संख्या को बढ़ाकर 10,000 किया जा रहा है। गांव में लोगों तक आसानी से टीका पहुंचाने के लिए पंचायत घरों
और स्कूलों में टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। क्लस्टर मॉडल ऑफ वैक्सीनेशन जुलाई से पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। जुलाई से रोज 10 से 12 लाख और अगस्त में 12 से 20 लाख लोगों को टीका लगाने की तैयारी की जा रही है। राज्य में शनिवार को एक ही दिन में 5,52,000 लोगों को टीका लगाया गया है। अभी तक 18 साल से ज्यादा की उम्र के 89,50,659 लोगों को टीके की डोज दी गई है, जबकि 45 साल से ज्यादा की उम्र के 1,82,32,139 लोग टीका लगवा चुके हैं। सीएम हेल्पलाइन ने बीते 26 दिनों में 53,354 प्रधानों और 57,601 कोटेदारों से कोरोना से बचाव और टीका लगवाने की अपील की है। योगी सरकार का TTT यानी टेस्ट, ट्रीटमेंट और टेस्टिंग का फार्मूले ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में दूसरी लहर को भारी तबाही मचाने से पहले ही रोक लिया गया। सरकार की फिक्र है कि अब वो तीसरी लहर और डेल्टा प्लस वेरिएंट कैसे बचाए, इसको लेकर पूरे हालात पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर बनाए हुए हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर योगी सरकार पूरी तरह से अलर्ट पर है। हालांकि अभी तक यूपी में इस वेरिएंट के एक भी मरीज की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सीएम योगी ने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए नमूने भेजने के निर्देश दे दिए हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट वाले राज्य से आने वाले लोगों की निगरानी की जा रही है। दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर कोरोना की जांच और तेज कर दी गई है। KGMU में जहां जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू हो चुकी है, वहीं जल्द ही वाराणसी और गौतम बुद्ध नगर समेत दूसरे जिलों में भी इसे शुरू किया जाएगा। इसके अलावा तीसरी लहर से निपटने के लिए बच्चों के अभिभावकों और महिलाओं का स्पेशल बूथ पर टीकाकरण किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस मुश्किल भरे दौर में राज्य सरकार ने आंशिक कोरोना कर्फ्यू के दौरान किसानों, उद्योगों और तमाम जरूरतमंदों का ख्याल रखा। आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान राज्य के 2,47 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत सीधे 32,500 करोड़ का लाभ पहुंचाया गया। यूपी सरकार की तरफ से राज्य के 14,81 लाख लाभार्थियों को निःशुल्क राशन भी दिया जा रहा है। यूपी में सरकार के प्लान ऑफ एक्शन की वजह से रिकवरी रेट जहां 99% तक पहुंच चुकी है, वहीं पॉजिटिविटी रेट महज 3% तक सिमट गई है। जाहिर है योगी सरकार के हर फॉर्मूले ने यूपी को न सिर्फ राहत भरी सांस दी है, बल्कि लाखों परिवारों पर मंडरा रहे जीविका के संकट को भी दूर किया है। महाराष्ट्र के ठाणे में पाबंदी के बावजूद पिकनिक मनाने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कोरोना की वजह से महाराष्ट्र सरकार ने लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा रखी है। इसके बावजूद लोग नियम मानने को तैयार नहीं और उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बेवजह घरों से बाहर लोग निकल रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अभी भी 24 घंटों में कोरोना के 9,974 नए मामले सामने आए हैं और 143 लोगों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया। वहां बदमाशों ने एक लड़के की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। बताया गया कि घटना वाले दिन उस लड़के का तिलक समारोह था, लेकिन इससे पहले कि वो घर पहुंचता, बदमाशों ने उसे गोली मार दी। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में मोटरसाइकिल पर सवार वो लड़का वहां से गुजरता दिखा, लेकिन तभी मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाश उसके करीब पहुंचे और उसे गोली मार दी। गोली लगते ही वो लड़का लड़खड़ा गया। उसने अपनी मोटरसाइकिल किनारे खड़ी की और उतरकर नीचे बैठ गया। देखते ही देखते वो बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ा। इस दौरान आसपास मौजूद कुछ लोग उसके करीब पहुंचे और उसकी मदद की कोशिश की। हालांकि बुरी तरह घायल उस लड़के को बचाया नहीं जा सका। और अब बात करेंगे उन 2 तस्वीरों की जिनके सामने आने के बाद पुलिस और उसके पूरे बंदोबस्त पर सवाल उठने लगे हैं। ये 2 तस्वीरें असल में 2 वारदात की चश्मदीद हैं। एक तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली के पालम इलाके से सामने आई है, जिसमें एक नौजवान को कुछ लोगों ने जमकर पीटा, इतना कि उसका सर फट गया और वो खून से लथपथ हो गया। और दूसरी तस्वीर सामने आई है उत्तर प्रदेश के उन्नाव से, जहां एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई। सीसीटीवी में कैद दर्दनाक तस्वीरें। बेरहम वारदात की गवाह तस्वीरें। बेसब्र गुस्से की चश्मदीद तस्वीरें।
बुजुर्ग की हत्या का वीडियो वायरल। इन दो तस्वीरों के बीच फासला बेशक सैकड़ों किलोमीटर का है, लेकिन वारदात बिल्कुल एक जैसी है। दर्दनाक। पहली तस्वीर सामने आई दिल्ली के पालम इलाके से। यहाँ की साद कॉलोनी में एक बाइक सवार को 3 लोगों ने मिलकर पीट कर अधमरा कर दिया। ये किस्सा बीती 18 जून की शाम 5 बजे का है और मसला महज बाइक के स्कूटर से छू जाने का है। सीसीटीवी में कैद वारदात के मुताबिक एक शख्स महिला के साथ हाथों में रॉड लेकर गली से भागता हुआ आता है और गली के मोड़ पर चलते ट्रैफिक के बीच वो उस लड़के पर हमला बोल देता है जो पीठ पर बैग लटकाए हेलमेट हाथ में लेकर वहां मौजूद था। महिला बीच बचाव करती दिखती है, लेकिन रॉड वाला शख्स उस लड़के पर ताबड़तोड़ हमला करता रहता है। इसी बीच ग्रीन टी शर्ट पहने एक और शख्स वहां पहुंचता है और वो भी लड़के की पिटाई शुरू कर देता है। इसी बीच वो रॉड वाला शख्स आगे बढ़ता है और रॉड का भरपूर वार उस लड़के के सिर पर कर देता है, जिससे उसके सिर में और गहरी चोट लगती है और खून बहने लगता है। घायल लड़के की पहचान अनिकेत के तौर पर हुई है। मारपीट की इस वारदात का पता पुलिस के पास भी पहुंचता है, लेकिन आदतन पुलिस हल्की धाराओं में केस दर्ज करके मामले को रफा दफा करने में लग जाती है। ये आरोप अनिकेत के घर वालों ने पुलिस पर लगाते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। अब बात दूसरी तस्वीर की जो नाव से आई है। उन्नाव के अचलगंज थाना इलाके में एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या करने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक बुजुर्ग को 6 लोग लाठियों से पीटते दिखाई दे रहे हैं। 10 दिन पुरानी इस घटना में अचलगंज थाना क्षेत्र के मोहद्दीनपुर गांव में दबंगों ने एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी और उस बुजुर्ग के 2 बेटे जब बीच बचाव करने के लिए पहुंचे तो उन्हें भी नहीं छोड़ा। इस वारदात के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है, लेकिन सबसे खौफनाक पहलू ये है कि पुलिस पर अपना फर्ज पूरी ईमानदारी से न निभाने का भी आरोप लगा है, क्योंकि इस वारदात के बाद पुलिस ने मारे गए बुजुर्ग के घायल बेटों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है। ट्विटर इंडिया के शिकायत अधिकारी धर्मेंद्र चतुर ने अपना इस्तीफा दे दिया है। कुछ हफ्ते पहले ही ट्विटर ने नए आईटी नियमों के पालन के लिए इनकी नियुक्ति की थी। ट्विटर ने इस मामले पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। शिकायत अधिकारी का इस्तीफा ऐसे समय आया जब नए आईटी नियमों को लेकर ट्विटर और भारत सरकार के बीच विवाद चल रहा है। नए नियमों को पालन नहीं किए जाने को लेकर केंद्र सरकार ट्विटर को फटकार भी लगा चुकी है। आपको बता दें, 25 मई से लागू हुए नए आईटी नियम के अनुसार सोशल मीडिया कंपनियों को यूजर्स की शिकायत का समाधान के लिए एक शिकायत अधिकारी नियुक्त करना जरूरी था। दिल्ली में कोरोना की हालत में सुधार को देखते हुए पाबंदियों में और ढील देने का फैसला किया गया है। आज से दिल्ली में बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल और होटल में शादी की इजाजत होगी। शादी समारोह में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे। इसके साथ ही 50% क्षमता के साथ जिम, योग सेंटर और बार खोले जा सकेंगे। नई गाइडलाइंस में सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्पा, स्विमिंग पूल को फिलहाल खोलने की इजाजत नहीं दी गई है और इसके अलावा सभी तरह के राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक आयोजनों पर भी रोक जारी रहेगी। कोरोना के कहर से नक्सलियों में हाहाकार मचा हुआ है। कई कुख्यात बड़े नक्सली कमांडरों की तो मौत हो चुकी है, तो कई बड़े नक्सली लीडर मौत की कगार पर पहुंच चुके हैं। नतीजा ये हुआ कि पहली बार लाल सेना में बिखराव की नौबत आ चुकी है। लाल सेना में हाहाकार। नक्सलियों पर कोरोना का कहर।
12 नक्सली कमांडरों की मौत, 25 से ज्यादा नक्सली कमांडर बीमार, कोरोना वायरस नक्सलियों पर कहर बनकर टूटा है। हालात ये हैं कि बेखौफ लाल सलाम करने वाले नक्सली अब वायरस से बुरी तरह डरे हुए हैं। कई बड़े कमांडर की मौत और बीमारी ने इन्हें तोड़ कर रख दिया है। 5 राज्यों में फैला हुआ नक्सलियों का नेटवर्क अब पहले की तरह काम नहीं कर रहा है। पिछले काफी लंबे समय से कोई बड़ी रणनीति नहीं बनी है और इसकी वजह है कोरोना वायरस। जंगल में छिपकर रहने वाले नक्सली बुरी तरीके से कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। कई बड़े लीडर्स की मौत हो चुकी है, तो जो बचे हैं वो बुरी तरीके से कोरोना से बीमार है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक कोरोना की वजह से नक्सलियों के 12 बड़े कमांडरों की मौत हो चुकी है। 25 से ज्यादा बड़े कमांडर बुरी तरह बीमार हैं और मरने की कगार पर पहुंच चुके हैं। मरने वाले कई कमांडरों के पास कई अहम जिम्मेदारियां थीं। कोरोना की वजह से नक्सलियों की सप्लाई चेन टूट चुकी है। सबसे ज्यादा नुकसान महिला विंग का बताया जा रहा है। उनके बड़े काडर हिडमा जो कि बटालियन नंबर 1 का कमांडर है, सोनू जो कि बटालियन के कंपनी नंबर 2 का कमांडर है, विनोद डीवीसी, राजेश डीवीसी, नंदू जो टेक्निकल टीम का 2IC है, और भी काफ़ी सारे माओवादी जो हैं वो बीमार चल रहे हैं। पिछले 2 महीने में 7 माओवादियों की नक्सलियों ने खुद कोरोना से मौत स्वीकारी है। जितने बड़े कमांडर उतने ज्यादा मूवमेंट, जितनी ज्यादा मूवमेंट उतने ही अधिक लोगों से मुलाकात, कभी गांव वालों के साथ मीटिंग तो कभी दूसरे राज्यों की यात्रा। नक्सलियों का मास्क और दूरी से कोई नाता नहीं होता, जिसका नतीजा ये हुआ कि बड़े लीडर एक एक करके वायरस की चपेट में फंसते चले गए और संगठन बिखरता गया। कोरोना में मारे गए लाल सलाम के कमांडरों के पास कई अहम जिम्मेदारियां थी। उनमें नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी का मेंबर और ऑर्गेनाइजेशन टीम का चीफ हरिभूषण, स्टेट कमेटी मेंबर और टेलीकम्युनिकेशन प्रमुख शोभराय, सप्लाई चेन प्रमुख मोहन वेट्टी, टेक्निकल टीम के प्रभारी आयतू और महिला विंग की प्रभारी भरत अक्का का नाम शामिल है। और इनके जाने के बाद से नक्सल संगठन कमजोर हुआ है। कोरोना वायरस ने सबसे पहले कुख्यात नक्सली हरिभूषण को अपना शिकार बनाया। हरिभूषण पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कितना खतरनाक था। हरिभूषण संगठन के पैसों को जमा करके रखता था। हरिभूषण की मौत के बाद अब नक्सलियों को नहीं पता कि उनका पैसा कहां कहां रखा है। हरिभूषण तेलंगाना स्टेट कमेटी का सेक्रेटरी भी था और तेलंगाना एरिया में बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स, बड़े तेंदुपत्ता ठेकेदारों से उसके रिश्ते रहे हैं। उसके मरने से नक्सल संगठन को काफी नुकसान होगा। इसके अलावा लाल सेना के ऐसे कई अहम चेहरे हैं जो अब कोरोना का शिकार हो चुके हैं और उनकी मौत के बाद संगठन पूरी तरह से बैकफुट पर है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 30 से अधिक नक्सली कमांडर बीमार हैं और इनकी हालत बहुत ही खराब है। इतना कुछ होने के बाद भी अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग नहीं कर रहे। अभी भी ग्रामीणों के साथ मीटिंग लेके उनको जो है आंदोलन के लिए भड़का रहे हैं। जाहिर सी बात है, जंगल में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर मिलना नामुमकिन है। बेहतर इलाज तो बहुत दूर की बात है। पुलिस नक्सलियों की मदद करने को तैयार है, लेकिन इसके लिए नक्सलियों को सरेंडर करना होगा और इसके लिए नक्सली कभी तैयार नहीं होंगे। यूपी में जबरन धर्मांतरण के मामले की जांच अब बिहार तक पहुंच गई है। न्यूज 18 के चंद्रमोहन कुमार की खबर है कि यूपी एटीएस की एक टीम बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंची है, जहां वो रागिब आलम नाम के एक शख्स से पूछताछ कर रही है। आरोप है कि रागिब आलम कानपुर में एक मूक बधिर स्कूल में पढ़ाते थे, जहां उन्होंने एक दिव्यांग बच्चे का धर्म परिवर्तन करवाया था। यूपी एटीएस अब रागिब आलम को लखनऊ लाने की तैयारी कर रही है। एटीएस ने रागिब आलम का लैपटॉप और मोबाइल फोन भी अपने कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है।
धर्मांतरण के मुद्दे पर बीजेपी सांसद महेश शर्मा का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। डेफ एंड डम बच्चों को टारगेट बनाया जा रहा है, सॉफ्ट टारगेट है, क्या लगता है बड़ी साजिश है? देखिए, इसके पीछे डेफिनेटली कहीं ना कहीं बड़ी साजिश है। तो ना जिस तरह के लोगों को इसमें बनाया जा रहा है, धर्मांतरण किया जा रहा है, इसके पीछे की साजिश का पर्दाफाश मुझे लगता है कि हमारी एजेंसियां लगी हुई हैं, ऐसे लोगों को गिरफ्तारी हो गई है और मुझे पूरा विश्वास है अब इसको पूरा ही पर्दाफाश किया जाएगा और इस व्यवस्था को भी किसी तरह से भी निर्मूल खत्म किया जाएगा। बिल्कुल सर, धर्मांतरण के साथ साथ टेरर कनेक्शन भी जोड़कर देखा जा रहा है, विदेशी फंडिंग भी आ रही है, तो क्या लगता है कि इस तरीके की चीज़ें किस तरीके से इम्प्लीमेंट की गई यहाँ पर? देखिए, इसके पीछे कोई गहरी साजिश नज़र आती है जिसमें विदेशी शक्तियों का भी हाथ हो सकता है और इसका जांकलन हमारी ATS सर्विस कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और चाहे कितने भी लोग हों, कोई भी लोग हों, इसका पर्दाफाश कर उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी और आगे किसी की हिम्मत धर्मांतरण की किसी लालच लोभ में ना करी जाए या किसी साजिश के तहत उसके भी व्यवस्थाएं की जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में चीन और नेपाल सीमा के पास एक पुल का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। मुनस्यारी के पास सीमा पर सड़क बनाने वाले संगठन BRO ने इस 70 मीटर लंबे पुल का निर्माण किया है। इसके अलावा राजनाथ सिंह सीमा के पास बने 3 और पुलों को भी देश को समर्पित करेंगे। इनके चालू हो जाने से सुरक्षा बलों की उत्तराखंड में चीन की सीमा तक पहुंच आसान हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां 2 बदमाशों ने ड्यूटी से लौट रहे एक रेलवे कर्मचारी की सोने की चेन और पर्स लूट लिया, जिसका वीडियो भी सामने आया। वीडियो में वो कर्मचारी अपनी मोटरसाइकिल से जाता दिखा, तभी मोटरसाइकिल पर सवार 2 बदमाश वहां पहुंचे और उन्होंने उस कर्मचारी को रोक लिया। मोटरसाइकिल से उतारने के बाद उन्होंने उससे उसकी सोने की चेन और पर्स लूट लिया। इस दौरान उस आदमी ने बदमाशों से उलझने की भी कोशिश की, लेकिन उसकी एक न चली। लूटपाट के बाद एक बदमाश उसकी मोटरसाइकिल के पास पहुंचा और उसे स्टार्ट कर ले जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी सड़क पर किसी गाड़ी को आता देख उसने मोटरसाइकिल छोड़ दी और अपने साथी के साथ वहां से फरार हो गया। बाद में वो कर्मचारी पुलिस के पास पहुंचा और शिकायत दर्ज करवाई। छानबीन करके इसमें पता करें कि किसके द्वारा ये घटना की गई है और इसमें शीघ्र ही विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद CCTV वीडियो की मदद से लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुए जबरदस्त धमाके में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 50 लोग घायल हो गए। धमाका कैसे हुआ ये साफ नहीं हो पाया, लेकिन ये धमाका इतना जबरदस्त था कि इसकी वजह से आसपास की 7 इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस धमाके के बाद नुकसान हुआ और इन इमारतों की खिड़कियां तक टूट गईं। इतना ही नहीं, सड़क पर खड़ी 2 बसों को भी धमाके की वजह से भारी नुकसान पहुंचा। धमाके के बाद वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया, हर तरफ मलबा बिखरा नजर आया। हादसे में कई लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिन्हें आसपास के अस्पताल में पहुंचाया गया। बताया गया कि ये धमाका इमारत में मौजूद एक रेस्टोरेंट में हुआ था और इस वजह से वहां की पुलिस गैस सिलेंडर में धमाके की आशंका जता रही है।